कभी मैंने मांगे पाए खाए टुकड़े, कभी मैंने मांगे पाए खाए टुकड़े, कभी है ठाट अमीरादा, ओ कभी है ठाट अमीरादा, वाह वाह गुजरान फकीरादा, वाह वाह गुजरान हो फकीरादा, फकीरादा फकीरादा दरवेशादा, बाबा गुजरान। महापंडित और भारत के आभूषण मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले सालों से भारत के विचार की सुरक्षा और उसके प्रसार में मुक्तिला या बिजी थे। गोखले जी ने शिक्षा, धर्म, समाज और राजनीति के पटल पर क्रूर शासन के विरोध में हक और अधिकार से बनी जद्दोजहद या संघर्ष की एक मजबूत जमीन भी सालों की मेहनत से तैयार की थी। युवा मोहन के पोटेंशियल को भी गोखले साहब ने बहुत शुरुआती दौर में ही स्पॉट कर लिया था। गोखले और यंग मोहन की मुलाकात पुणे के एक कॉलेज कैंपस में हुई थी। मोहन को स्काउटिंग स्टेज में ही ऊपर से नीचे तक देखकर गोखले साहब ने एक विजनरी बैकर की तरह 100% पैनी नज़र से परखा था। स्काउटिंग की स्टेज के बाद गोखले साहब मोहन के लाइफ लॉन्ग एंजल और इन्वेस्टर दोनों थे। मोहन और फ्रेंड्स के साउथ अफ्रीका बेस्ड संघर्ष से भरे प्रोजेक्ट को गोखले साहब ने विभिन्न रूटों से सपोर्ट भी किया। नंबर 1, नॉलेज ट्रांसफर यानी कि ज्ञान का प्रसारण, इस विधा से। नंबर 2, फाइनेंस और कैपिटल यानी रुपये पैसे से। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल और पीपल्स नेटवर्क प्रदान करके। और नंबर 4, रेगुलर पर्सनलाइज पेप टॉक और पर्सनल अटेंशन से मोहन के प्रोजेक्ट को सालों साल तक इंक्यूबेट किया गया या सहेजा गया। अब गोखले साहब जो केटी वाला वर्टिकल है नॉलेज ट्रांसफर का, उसके अंतर्गत मोहन को भारत की आज़ादी के जारी संघर्ष की रेगुलर रिपोर्ट्स और पीरियोडिक एग्जीक्यूटिव समरीज भेजा करते थे, जिनसे मोहन भारत की ऑन ग्राउंड पीड़ा के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें, सेंसिटिव रहें। गोइंग फॉरवर्ड, मोहन ने भी अनेकों बार अपने मेंटोर गोखले साहब से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर हैंड होल्डिंग तक की फरमाइश की, और मेंटोर गोखले ने हमेशा इंश्योर किया दैट ही वाज अवेलेबल फॉर मोहन। नंबर 2, जो फाइनेंस और कैपिटल यानी रुपये और पैसे से संबंधित वर्टिकल है, नंबर 2 वाला, उसमें गोखले साहब ने मोहन को फंड्स क्रंच यानी कि पैसा सूखना की जो परेशानी है उससे भी बहुत हद तक वरी फ्री रखा, ताकि मोहन जी अपने की डिलीवरेबल्स यानी सत्य और संघर्ष पे फोकस कर सकें। मोहन को हाई नेटवर्थ HNI इंडिविजुअल से जोड़ना हो, फंड रेजिंग करनी हो उनके लिए, या मोहन को फंड रेजिंग सिखानी हो, या फिर आर्थिक सूझबूझ प्रूडेंस या इकोनोमाइजिंग सेंस को भी डेवलप कराना हो, इन सारी चीज़ों में भी मिस्टर गोखले वॉज ऑलवेज ऑन पॉइंट एज फार एज मोहन वॉज कंसर्न्ड। 1912 में मोहन का साउथ अफ्रीका का जब वेंचर लड़खड़ाया तो गोखले जी बाकायदा ऑन साइट गए और साउथ अफ्रीका के अपने नेटवर्क्स और लोगों को लेवरेज किया, फायर फाइटिंग की और कैपिटल रेज की, यानी कि पैसे के संकट से मोहन को फिर मुक्त किया। सालों बाद जो साबरमती का जो आश्रम था उसकी कैपिटल रेजिंग यानी पैसा जोड़ना, उसमें भी गोखले साहब की प्रमुख भूमिका थी। जहाँ तक गोखले जी के भारत की आज़ादी के उपक्रम या एंटरप्राइज की बात है, वो एंटरप्राइज भारत में गोखले वाली थोड़े से रोड ब्लॉक्स का काफ़ी सामना कर रही थी। याद दिला दूं कि इसी कालखंड में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली लीडरशिप में, उसके प्रमुख लोगों में एक डिवीजन या विभाजन आ गया था। पहला ग्रुप यानी कि नरम दल वाले ज्ञापन, सिविल गुजारिश और मनुहार के रास्तों पर अड़े हुए थे। वहीं उग्र या गरम दल हड़ताल, रास्ता रोको, चक्का जाम करो, इनकी थोड़ी खतरों वाली राह का सपोर्ट कर रहे थे। लीडरशिप के की प्लेयर्स में इसका मतलब है एक गहरा स्प्लिट या गहरा मतभेद हो गया था। आज़ादी की मुहिम दिशाहीन दिखती थी
और भारत की डाइवर्स और विशाल जनता को प्रेरित करने की सबसे दुख की बात है, इन दोनों धड़ों के पास जबान या वोकैबुलरी भी नहीं थी। इसी स्टेज पर मोहन की जो केस स्टडी थी साउथ अफ्रीका वाली, वो गोखले जी के सामने थी। मोहन एंड कंपनी ने साउथ अफ्रीका में दिखाया था कि 1 से 1.5 लाख भारतीयों को, जो कई जबानों में, कई आर्थिक वर्गों में और विभिन्न समुदायों में बटे थे, इसके बावजूद उनको एक अहिंसक तरीके से एक मजबूत माला में पिरोकर हक और न्याय का जप किया जा सकता है। मोहन ने ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लगातार गोखले साहब को दिया और इसीलिए गोखले साहब मोहन से वर्षों से कहने लगे कि भाई अब भारत आ जाएं और अपने साउथ अफ्रीका वाले वेंचर को भारत में स्केल अप करें। यानी कि आज़ादी की लड़ाई में जो ये अंतर्विरोध मैंने बताए, नरम दल गरम दल के, इन्हें दूर करें और भारत की विविध और विशाल जनता को एक एकता प्रदान करें अपनी नई जबान से। गोखले जी कांग्रेस का बना बनाया नेटवर्क, अपनी पॉलिटिकल गुडविल और प्रभावशाली और धनी वर्ग का सपोर्ट बेस जो गोखले साहब एंजॉय करते थे, ये तीनों चीज़ें उन्होंने मोहन को ऑफर की। मेंटोर यानी उस्ताद का ये ऑफर किसी भी मेंटी या शागिर्द के लिए एक गोल्डन टिकट था, यानी कि एक तरीके से बेस्ट केस वैल्यूएशन था। पर मोहन मर्जर से ज़्यादा पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड नजर आए। मेंटोर गोखले की बहुत सी बातें और सपोर्ट होने के बावजूद और मेंटी गोखले का उन पे गहरा प्रभाव होने के बाद भी मोहन लार्जली रिमेन्ड हिज ओन मैन, यानी कि नीति रही मोहन की, सुनो सबकी करो मन की। 10 से 12 सालों तक गोखले साहब मोहन से कहते रहे कि भैया मोहन जी, भारत आइए, टाइम राइट है, कांग्रेस यहाँ लड़ नहीं पा रही है, अंग्रेज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। पर मोहन भारत तब आए जब वो खुद 100% कन्विंस थे कि उनके की प्रोमिसेस यानी कि सत्याग्रह और अहिंसक विरोध डिलीवरेबल होने की स्टेज में या स्थिति में आ गए थे। और मोहन का टीजी टारगेट ग्रुप यानी कि भारत, मोहन के आइडियाज से जुड़ने के लिए, जुगलबंदी करने के लिए, अलाइन करने के लिए परिपक्व या मैच्योर था। भारत में आने का निर्णय मोहन ने आखिरकार इंडिपेंडेंटली लिया और मेंटोर गोखले ने भी मेंटी मोहन की फ्री थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग का सम्मान किया और गुस्सा होने की जगह जीवन की आखिरी स्टेज तक गोखले साहब मोहन के मार्गदर्शक बने रहे। गोखले साहब ने मोहन को ताकीद की भारत आने से पहले, ऑन द कस्प ऑफ हिज अराइवल टू इंडिया, कि मोहन जी 1 साल तक अपना मुंह बंद रखेंगे और आंख और कान खुले करके रेल के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे भारत को घूमकर उसका दर्शन करेंगे, उसकी धरती और लोगों को प्रणाम करेंगे। लॉजिस्टिक्स के स्तर पर भी इस यात्रा में मोहन को भारत के हर कोने से जोड़ने के लिए, हर नेटवर्क से जोड़ने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लॉजिस्टिक मिनी चीज़ें भी गोखले साहब ने की। मेंटोर और मेंटी या गुरु और चेला यानी कि गोपाल और मोहन की इसी लीला ने गांधी को मात्र 4 सालों में भारत की आज़ादी के रथ का मुख्य सारथी बना दिया था। उनका ये रथ या स्पेशल पर्पस व्हीकल अब यूनिकॉर्न बनने की ट्रेजेक्टरी पर था। मोहन जी ने गुरुदक्षिणा में गोखले साहब के आज़ाद भारत के सपने को यथार्थ या रियलिटी में बदलने का हर संभव प्रयास किया। और बाय द साइड जो गुरु गोखले थे, मेंटी गोखले थे, उनकी एक जीवन कथा भी या बायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। इस प्रस्तुति को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गोखले और गांधी जी का सींचा हुआ ये स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया में आगे जाके परिवर्तित हो पाया, वो यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर पाया? इन्हीं सब बातों पे और प्रकाश पड़ेगा आने वाले भागों में। आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया जुड़े रहें। धन्यवाद।